बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स चल रहा है, तो आज हमारा लेक्चर 17 है। तो अगर हम पहले का डिस्कस करते हैं, कल हमारा जो टॉपिक था वो मनी मैनेजमेंट पर था कि हम अकाउंट तो चला रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स के अंदर जितनी भी हमारा बैलेंस है, जितनी भी हमारी इक्विटी है, हमने उन चीज़ों को मैनेज कैसे रखना है। तो हमने कल कोशिश ये की थी कि काफ़ी सारी डिफरेंट एग्जांपल्स से, फिर उसके बाद डिफरेंट लाइव चार्ट से मतलब ट्रेड्स को मैनेज रखें, ताकि हमारा जो है वो नुकसान भी ना हो। मनी मैनेजमेंट के सिलसिले में हमने दो चीज़ें काफ़ी अहम डिस्कस की थी। उनमें सबसे जो पहली चीज़ थी वो था स्टॉप लॉस, कि हमारा स्टॉप लॉस जो है लगाना वो बहुत ज़रूरी है। हम ये ना करें कि जी ट्रेड को एक ओपन छोड़ दें और ट्रेड ओपन अपनी मर्जी से जिधर मर्जी भागती फिरे, मतलब वो चीज़ ना करें। स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं? पहली कोशिश ये करें कि ट्रेड जो है हमेशा या सपोर्ट लेवल से एंट्री करें या रेजिस्टेंस लेवल से एंट्री करें। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जहां तक वो मैक्सिमम जा रहा है, जिस भी टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जहां तक जा रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे लगाएं। ये ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस इतना ज्यादा नजदीक हो कि वो फौरन ही हिट कर जाए, और ना ही इतना ज्यादा दूर हो स्टॉप लॉस के जी हमारा वो बैलेंस ही सारा ले जाए, या वो नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में हो। तो सेकंड चीज हमने डिस्कस की थी लॉट साइज को, कि हमें कितना जो लॉट साइज है वो रखना चाहिए। तो हमने ये चंद एक डिफरेंट एग्जांपल्स शेयर की थी कि अगर हमारा जो बैलेंस है वो 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 5000 है, तो हमें अगर करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपना जो ट्रेड साइज है वो इतना रखें। अगर हम गोल्ड में, सिल्वर में या क्रूड ऑयल्स वगैरह पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपना जो लॉट साइज है वो मतलब उससे हाफ रखने की कोशिश करें, तब हम सेव रह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लान को, कि मतलब आया इसमें भी कोई टाइमिंग होती है या इसका क्या तरीकाकार है। जब भी हम इस मार्केट में आते हैं, जब हर रोज एक नई सुबह होती है, मतलब हमारी टाइमिंग की या हमारी ट्रेड्स करने की जो भी टाइमिंग है, हम मॉर्निंग में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम में करते हैं, मतलब उसका हमारा क्या तरीकाकार क्या होना चाहिए, या बेस्ट तरीका हमारा लिए कौन सा है ट्रेडिंग को प्लान करने का। किसी भी काम की कामयाबी का दारोमदार इसकी बेहतरीन मनसूबा पर बंदी पर होता है, कि ये काम कब और कैसे किया जाए। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आ चुकी हुई हैं। हमने क्या किया हुआ है, कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न है, मतलब वो अच्छे से स्टडी कर लिया हुआ है। हमारे पास डिफरेंट कैंडल स्टिक्स आ चुकी हुई हैं कि जी ये डिफरेंट किस्म की कैंडल जो है, हैमर बन रहा है, डॉजी स्टाइल बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, या मतलब जो भी मोरू बोजू क्रिएट हो रहा है। हमने डिफरेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पढ़े। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बाद हमने जो है वो डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स को डिस्कस किया। इंडिकेटर्स में जो हमने ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझा वो हमने आरएसआई को समझा, और उसके साथ मूविंग मूविंग एवरेज को हमने स्टडी किया। मतलब अब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स भी आ गए, हमारे पास डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स भी आ गए। उसके साथ साथ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हमने प्रैक्टिकली भी देखा, और उन्हें बकायदा सारा थ्योरेटिकली भी पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्या लेवल्स क्या होते हैं। अब ये सारी चीजें आ चुकी हुई हैं। अब हमने करना है, सीख लिया है हमने कि ट्रेड होती क्या है, करते कैसे हैं, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, आरएसआई लेवल्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेज क्या होती है। अब वो तमाम चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी एक ट्रेड को प्लान करना है, फाइनल जो है एग्जीक्यूशन करनी है।
अब इन चीजों को लेकर हमने कोई एक कह लें कि एंड कोई किसी एक नतीजे पर पहुंचना है। अब इन तमाम चीजों को लेकर सबसे पहले हमने कोशिश ये करनी है कि एक टाइम फ्रेम सेट करना है अपने लिए, पर्सनल के लिए। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब इन चीजों को लेकर हमने देखना ये है कि हमारे लिए सूटेबल टाइम कौन सा है। हमारे लिए सूटेबल टाइम 15 मिनट है, 30 मिनट है, 45 मिनट है, 1 आवर है, H4 है। हमने जो भी हमारे लिए बेहतरीन किस्म का सूटेबल टाइम है, हमने कोशिश ये करनी है कि उस टाइम फ्रेम को पहले प्रैक्टिस करनी है उस टाइम फ्रेम में। ये अगर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसे, कि जो भी आपको सूट करता है टाइम फ्रेम, आपने क्या करना है कि उस टाइम फ्रेम को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है कि जी मैं इस टाइम फ्रेम में काम करूंगा। वो आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपने कोशिश करना है कि मतलब वो चीजें जो हैं, जो भी आप ट्रेड करें, वो ट्रेड उस ही टाइम फ्रेम के मुताबिक करें। मतलब जो टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है ना कि जी मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में काम करना चाहता हूँ, ये टाइम फ्रेम आपने अपनी टाइमिंग के हिसाब से सेट करना है कि यार मुझे ज्यादा सूटेबल जो है वो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मतलब छोटी छोटी ट्रेड्स लेता हूँ। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये है कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँ, या मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँ। या अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि यार मैं H1 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँ। और जो भी आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, इन इंडिकेटर्स को, कैंडलस्टिक्स को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इन तमाम को बेस बना के आपने टाइम फ्रेम वो सिलेक्ट करना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि उस टाइम फ्रेम पर स्ट्रिक रहना है। मतलब वो इन्होंने एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आर्मी डिसिप्लिन की तरह का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से ट्रेडर्स की अक्सरियत इस अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ता है उन्हें। अब ये चीज आ गई कि जी आपने टाइम फ्रेम एक सिलेक्ट कर लिया कि जी हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम ट्रेड किया करेंगे। अब इस ट्रेड को करने के लिए आपने एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक सबसे पहले जी आप एक डेमो अकाउंट बना लें, या जो भी आप डेमो अकाउंट है या आपका रियल अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है, कोशिश करें कि आप उसी के मुताबिक प्रैक्टिस करें। आप जो भी आपने टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब वो उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है आप अपनी ट्रेड किया करें। आई थिंक वो बंद हो गया है शायद स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा जी ये आ गई है। अच्छा, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, सबसे पहले आप उसको फाइनल करें कि जी मैं 30 मिनट्स मेरे लिए टाइम ज्यादा सूटेबल है, मेरे लिए 1 घंटे का टाइम ज्यादा सूटेबल है, मेरे लिए 15 मिनट का टाइम जो है ये ज्यादा सूटेबल है। मतलब जो आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, उस टाइम फ्रेम को सबसे पहले आप सिलेक्ट करें। अब आपके पास टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो चुका हुआ है, अब आप कोशिश करें, जैसे ये है फॉर एग्जांपल हम इस पेयर में आते हैं, ये हमारे पास इस वक्त गोल्ड का चल रहा है जी एक्टिव पेयर। अब इसमें जिन इंडिकेटर्स को हमने डिस्कस किया, जो टाइम फ्रेम किया हमने, ये कैंडल स्टिक्स भी देख ली, हमने उन तमाम चीजों का आइडिया ले लिया है कि जी ये हमारे पास वो एक चीज चल रही है, ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, गोल्ड का, ये हमारे पास ट्रेंड है छोटे टाइम फ्रेम में, या हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 30 मिनट्स का हम टाइम फ्रेम ले लिया हुआ है, हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करने लगे हैं। हमारे पास ये मूविंग एवरेज भी लग चुकी हुई है 200 की, जो हमें ट्रेंड बता रही है कि मार्केट जो है इस वक्त एक अप ट्रेंड में है। फिर उसके बाद जी हमारे पास ये 44 की मूविंग एवरेज भी लगी हुई है, जो हमें डिफरेंट किस्म की ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। दोनों ही ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी हमें दे रही होती हैं। फिर उसके अलावा जी हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के RSI लेवल्स भी लगे हुए हैं।
हम इसी में क्या करते हैं जी, हम इसी में थोड़ी सी ट्रेंड भी लगा सकते हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी। अभी चूंकि मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चल रही है, तो हम क्या करते हैं जी, एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हम ड्रा कर लेते हैं कि जी मार्केट जो है इन लेवल्स में काम कर रही है जी। ये इसी तरह अगर हम अबव साइड पे देखते हैं तब हमारे पास ये एक लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अबव में ये लेवल आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये जो है 200 की मूविंग एवरेज है, मतलब वो हमें ये शो कर रही। अब ये हमने इस वक्त 4 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा ली हुई हैं। ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट है, ठीक है। अब हमें ये लग रहा है कि जी ये हमारे पास टाइम फ्रेम है जी 30 मिनट्स का, कि मार्केट जो है ये इसी टर्नओवर के अंदर 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 ही रह रही है। जब ये देखें जी, यहाँ से मार्केट सबसे पहले इससे ऊपर थी, मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो मार्केट ने अपनी एक नीचे वाली सपोर्ट को तलाश किया, नीचे वाली मतलब इसमें कोई हैवी मूवमेंट हुई है, मार्केट ने अपनी छोटे, ये छोटा टाइम फ्रेम है ना, छोटे टाइम फ्रेम में अपनी 2 सपोर्ट्स की तरफ गई है, फिर उसके बाद ये बाइंग में आई है, बाइंग में आके वो पहली अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद अपनी दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ गई है। दूसरी रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ने हमें फिर वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। ये देखें जी, यहाँ पर अगर हम पेन भी ले लेते हैं, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस में एक दफा, 2 दफा हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है, यहाँ से हमें एक दफा, ये देखें जी 2-3 दफा वैसे छोटी छोटी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज दी है, फिर उसके बाद एक हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज दी है। यानी कि ये जो छोटी अपॉर्चुनिटीज थी, ये वो अपॉर्चुनिटीज थी जिनमें हमने ट्रोलिंग यूज करते हैं, कि ट्रोलिंग की अपना जो एसएल है वो उठा के अपना वो ले आए जी, एंट्री लेवल से ऊपर ले आए, उनमें हमारा एसएल हिट हुआ, फिर भी हम थोड़े से मकबूल से प्रॉफिट में रहे। यानी कि इस ट्रेड में हमने क्या किया जी, अपनी एंट्री ली, एंट्री लेके हमारा जो है ये हमारा जो टीपी था वो हमारा टीपी हिट हुआ है। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ली, शॉर्ट किया, तो हमारी जो सपोर्ट थी उस पर जाके वो क्लोज हुई, यानी कि हमारा जो टीपी है वो हिट हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आई, हम दोबारा से ट्रेड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक काफी स्ट्रॉन्ग किस्म का वो डाउन ट्रेंड लिया, एक सपोर्ट 2 सपोर्ट को मार्केट ने टच किया। फिर उसके बाद हम इंतजार कर रहे थे, कंटिन्यूसली मार्केट ने एक रेजिस्टेंस, और जब दूसरी रेजिस्टेंस को टच किया तब हमने एक सेलिंग की यहाँ पर ट्रेड ली। अच्छा जी, ये वो चीजें चल रही थी। अब हम आ गए जी, ये इस एक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ चुके हुए हैं हम, यानी कि मार्केट बार बार हमें यहाँ से बाई करने की, यहाँ से सेल करने की मतलब अपॉर्चुनिटीज दे रही है। यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, फिर उसके बाद यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया। जब इस दफा में यहाँ से बाई किया तब हमारा एसएल हिट हुआ हुआ है, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स हमें मिली, ये इतने से सर्कल में 7-8 ट्रेड्स मिली। एक दफा हमारा जो है वो एसएल हिट हुआ है, और 6 से 7 दफा हमारा टीपी हिट हुआ है, यानी कि इस टाइम फ्रेम में। फिर मार्केट जो है इसके बाद नीचे वाले टाइम फ्रेम में आई, नीचे वाले टाइम फ्रेम में आपके पास 1 2 3 4 5 दफा, यानी कि ये 5 दफा हुआ है, और 5 दफा ही मार्केट ने आपको छोटी 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 ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी दी, और एक दफा में आपका टीपी हिट हुआ है, और बाकी दफा आपका वो ट्रोलिंग की वजह से 4-5 दफा आपका एसएल हिट हुआ है, यानी कि वो हम थोड़े थोड़े मकूल से प्रॉफिट में रहे, और एक दफा हमारा पूरा टीपी हिट हुआ है। फिर उसके बाद जो है मार्केट अपनी रेजिस्टेंस की तरफ गई, ये हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से हमने सेल किया, मार्केट चलते 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 यहाँ पे जाके मार्केट ने अपना टीपी हिट किया, फिर हमें यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिली,
मार्केट ने अपना टीपी हिट किया, सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, नीचे गई मार्केट, फिर उसके बाद हमने अपना एसएल मूव करके यहाँ ले आए थे, यानी कि मार्केट ने अपना ट्रोलिंग हिट किया, फिर उसके बाद सेल की अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट ने अपना टीपी हिट किया, बाई की अपॉर्चुनिटी दी, टीपी हिट किया, सेल की दी ट्रोलिंग हिट, सेल की दी ट्रोलिंग हिट, सेल की दी ट्रोलिंग हिट, फिर उसके बाद सेल की दी ट्रोलिंग हिट, सेल की दी ट्रोलिंग हिट, सेल की दी, फिर अपना टीपी हिट, फिर अपना बाई की अपॉर्चुनिटी दी। यानी कि मार्केट ने बेशुमार दफा जिस भी हम टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, हमें उस टाइम फ्रेम में मार्केट बेशुमार दफा बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर इसी को हम करते हैं जी थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल जी H1 में कर रहे हैं, अब हम H1 में कर रहे हैं तो H1 में हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और होंगी। H4 में अब कर रहे हैं, H4 में जो हमने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं वो अब सारी की सारी हमारे पास ये हमारे पास वो खत्म हो जाएंगी, या इन्हीं को हम कर लेते हैं जी, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं। अब हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक ही क्रिएट करें। ये देखें, ये अब H4 में हमारे पास वो ट्रेड्स की कंटिन्यूस बार बार ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि वो H4 है, मतलब 4-4 घंटे की ये कैंडल है। मतलब अब ये देखें जी, यहाँ से मतलब एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, मतलब उसके बाद ट्रोलिंग हिट हुआ जी यहाँ पर, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, फिर ट्रोलिंग हिट हुआ, बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, फिर ट्रोलिंग हिट हुआ, बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, मतलब ये ट्रोलिंग हिट नहीं हो रहा, मतलब ये अब इनमें इसमें गैप इतना ज्यादा है कि वो हमारा जहां पर TP1 होता है या TP2 होता है, बाज कंडीशंस में वो TP2 भी हिट हो चुका हुआ होता है, फिर वो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ट्रोलिंग हिट, बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है जी यहाँ पर। अब मतलब जो हमारा H4 के मुताबिक TP1 है, यानी कि ये 1887 से 1914, यानी कि ये है जी 90, 110, 20, 4, 24, 25, 26, 27, यानी कि ये $27 गोल्ड में मूवमेंट है। यानी कि गोल्ड में आप मैक्सिमम आप देख रहे होते हैं कि TP1 जो होता है वो $4 से $5 के फर्क पे होता है, इसी तरह TP2 जो है वो $10 से $12 के फर्क पे होता है। यानी कि ये जो है ये एक तरह कह लें कि TP3 की तरह काम कर रहा है। अगर ये आप H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक काम करेंगे तो ये आपके TP1 के तौर पर काम कर रहा है, ये TP1। इसी तरह जी ये फिर मार्केट में काम किया जी, ये TP2 और ये TP3 अगर H4 में काम कर रहे हैं। और यहां से आप देखें H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक TP1 से TP4 का जो सफर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 19, 20 लगा लें जी, 20, 4, 2, 8, यानी कि 80 घंटे का तकरीबन 3 दिन का सफर है ये, यहां से यहां तक का TP1 से TP3 का। लेकिन इस टाइम फ्रेम में 1887 से गोल्ड मूव किया है और 1872 तक गया है, यानी कि कोई ऑलमोस्ट $90 का फर्क है। अगर यही ट्रेड आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो उसमें वो आपकी ट्रेड्स बेशुमार एक्टिव हो चुकी हुई होती हैं। इनके छोटी छोटी आप ट्रेड्स लेकर स्कैल्पिंग करके आप बार बार आप एंट्री ले रहे होते हैं, बार बार आप एग्जिट कर रहे होते हैं, यानी कि वहां से वो मार्केट ने अपना एक डबल टॉप भी बनाया, डबल टॉप बना के फिर वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ आई, डाउन ट्रेंड की तरफ आई जब, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक किया, सेकंड सपोर्ट को ब्रेक किया, और तीसरी जो सपोर्ट थी वहां पर जाके अपना वो मार्केट रुकी है जाके। फिर इसी तरह मतलब ये देखें ना, यहां पर भी जब मार्केट सपोर्ट पे एंट्री दे रही है, रेजिस्टेंस पे जाके क्लोजिंग हुई है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस से सेलिंग हुई, सपोर्ट पे जाके TP हिट हुआ, फिर उसके बाद सपोर्ट पे बाइंग की मार्केट जब ओपन हुई, गैप के साथ ओपन हुई,
ये मंडे को अपना टीपी हिट कर चुकी हुई थी। फिर उसके बाद मार्केट ने सेलिंग की दी, मतलब ये किसी दफा भी H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक टीपी अपना हिट नहीं किया, लेकिन छोटी छोटी हमें ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी बार बार अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो दे रहा है कि जी आप सेलिंग कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट ने जब अपना ब्रेकआउट किया फिर अपनी रेजिस्टेंस को टच किया। यानी कि ये, और कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह किसी भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करें, H1 को करें, M30 को करें, M15 को करें, M5 को करें, M5 को करते हैं उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक और होंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, फिर बाइंग सेलिंग हो रही है। यानी कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक ज्यादा ट्रेड्स मिल जाती हैं। और आप कोशिश ये करें कि जिस भी टाइम फ्रेम में काम करें, मतलब उस टाइम फ्रेम में रेगुलर प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा उस टाइम फ्रेम में आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर उतना ज्यादा जो है आपकी उस पर ग्रिप आएगी कि जी आप मार्केट में आप ग्रिप हो चुकी हुई है। डेमो पे कर रहे हैं, रियल पे कर रहे हैं, उसमें बार बार उसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करें। आप जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना एक रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप उस टाइम फ्रेम में, उस ट्रेंड में, उस इंडिकेटर्स को यूज करके आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो मजीद बेहतर होगा। और ये वो तरीका होगा, कह लें कि आप आपकी जितनी भी इक्विटी है, आप अपनी इक्विटी के हिसाब से डेली का 1%, 2%, 3%, इवन के 5% तक भी आप अर्न कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग से। लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो एक टाइम फ्रेम में हो। आप फॉर एग्जांपल आप अगर स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं कि जी मैं एक छोटे टाइम फ्रेम को में ट्रेड करना पसंद करता हूं, तो आप कोशिश करें कि M15 को सिलेक्ट करें। जो 15 मिनट्स की ट्रेड हैं, मतलब वो उसमें होगा ये कि आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, आपकी ट्रेड घंटे 1.5 घंटे में क्लोज हो जाएगी। अगर आप M5 में ले रहे हैं तो आपकी ट्रेड जो है वो 20-25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट में आपकी ट्रेड क्लोज होगी। यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम में M5 में कर रहे हैं या M15 में कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें। और उसके मुताबिक जो है आप कंटिन्यूस 1 महीना जो है आप प्रैक्टिस करें, तो उसमें जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी फिर वो चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी और आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा। और आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो भी बेहतर होगा। और आप होप सो इंशाल्लाह आप लॉस भी कम करेंगे और आपकी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट रेशियो है वो भी बढ़ेगी इसमें। तो बाकी ये था। और कोशिश ये करें कि जब भी उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, सबसे अहम चीज कि आप पहले मिनिमम 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले देखें कि इससे पहले मार्केट ने क्या किया है, मार्केट का क्या पैटर्न क्या था। आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का टाइम फ्रेम का आप देखें। उस टाइम फ्रेम में 15 मिनट में कि जी मार्केट कब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है। जैसे ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये मार्केट को पीछे भी देखें। ये फॉर एग्जांपल जी मैं इस चार्ट को छोटा कर रहा हूँ, ये देखें जी, अगर हमें वो नजर आ रहा है कि जी यहाँ पर ये हमारी एक फॉर एग्जांपल जी ये एक रेजिस्टेंस थी, पहले मार्केट यहाँ इस लेवल पे काम करती रही, यहाँ से मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपनी जो ऊपर सपोर्ट होगी सपोर्ट की तरफ गई है। सॉरी, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो मार्केट ने अपनी एक नई रेजिस्टेंस को तलाश करने की तरफ गई है। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर आके मार्केट ने जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन चुकी हुई है, उस सपोर्ट को ब्रेक किया। फिर मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस की तरफ गई, रेजिस्टेंस पे जाके वहां पर ब्रेक टाइम लिया मार्केट ने, फिर वो सेलिंग में आई, फिर दोबारा से अपना उसी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर अपनी सपोर्ट की तरफ आई, यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, फिर ऊपर गई। मतलब ये आप कह सकते हैं जी TP1 को हिट किया, नीचे आई, फिर हमें यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, फिर TP1 को हिट किया। यानी कि अभी जो है ये फिर वो सेंटर में मूव कर रही है, यानी कि हमें वो ट्रेड्स नहीं दे रही, हमें वो इंतजार करवा रही है कि जी आप इंतजार करें। फिर जैसे ही मार्केट अपनी रेजिस्टेंस की तरफ या अपनी सपोर्ट की तरफ जाएगी फिर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगी। यानी कि लाजमी नहीं होता कि मार्केट हर वक्त हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही हो,
मार्केट कई दफा हमें इंतजार करवा रही होती है कि जी अभी आप इंतजार करें, अपनी सपोर्ट का या रेजिस्टेंस को टच करने का इंतजार करें। जैसे ही अपनी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे जाए फिर आप ट्रेड लें, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रखें। जैसे जी मिसाल के तौर पर जी मार्केट जो है ये आपको नजर आ रहा है कि जी अगर सपोर्ट से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं तो जी मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक आ रही है, तो आप क्या करें जी अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल को रख लें। अब आपको ये पता है कि जी मेरी सपोर्ट ये है, मतलब ये ना हो कि जी आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखें जी, यहाँ पे रखें, मतलब आप यहाँ पे रखने की बजाय आप यहाँ पर रखेंगे, आप थोड़े से एसएल से मार्केट से बाहर हो जाएंगे और फिर आप इंतजार करेंगे कि जब मार्केट इस लेवल को टच करेगी तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। मतलब आप एक नई सपोर्ट से एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये जी मार्केट ने अपनी जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बजाय इसके कि हमारा जो एसएल था वो ये लेवल होता या ये लेवल होता, हमारा एसएल ये लेवल होता, हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर एसएल लगाया हुआ था, मार्केट ने अपने एसएल को हिट किया, हमने क्या किया जी मार्केट के इंतजार किया कि जी दोबारा ऊपर जाए या अपनी इस जो रेजिस्टेंस थी जो अब सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट को बाई करे, सपोर्ट को टच करे। हमने सपोर्ट को टच किया, हमने यहाँ से बाई ले लिया और फिर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ गए। जब मार्केट पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, जितनी दफा भी रेजिस्टेंस पे गई हमने उतनी दफा सेल की एंट्री ली और अपने टीपीज को हिट किया। तो बाकी यही था जी आज का हमारा सेशन कि हमने ट्रेड लेनी कब है, टाइम मैनेजमेंट हमने करना है कि जी हम टाइम को अपना मैनेज करें, ट्रेडिंग को प्लान करें और उसके मुताबिक हम ट्रेड करें। ये नहीं कि हर दफा ही हम ट्रेड लें, जब मार्केट आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही तो हम मार्केट से अवे रहें, और जब आपको मार्केट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे तब हम ट्रेड में एंट्री लें और उस वक्त जो है हम ट्रेड करें। बाकी आज के सेशन को लेकर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो आप क्लियर कर सकते हैं।